हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसका आज सेट नंबर 37 होगा। इससे पहले सेट नंबर 36 हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर ये सब वीडियो देख लीजिएगा। इस समय सेपरेटली क्या कर रहे हैं, हर एक जो भी इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर है उससे जो VVI जो बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बेस है उसको लेकर इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं। तो आज हम जो किए हैं सिलेक्ट वह चैप्टर है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर चैप्टर जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर से जो भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ITI फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन बैच चल रहा है जो कि थ्योरी का बेसिक थ्योरी से पूरा थ्योरी क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद MCQ क्वेश्चन उससे रिलेटेड करा रहे हैं। तो वहाँ भी आप देखना ना भूलिएगा अगर ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला इसमें दिया है शैथिल्यहानियाँ यानी हिस्टैरिसीस लॉस इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती है। तो देखिए, पहले हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। तो देखिए, इसे हम हिस्टैरिसीस लॉस को शैथिल्यहानियाँ बोलते हैं। ठीक है, यह कोर लॉस जो कोर होता है, कोर लॉस में इस प्रकार की दो हानियाँ उत्पन्न होती है। एक होती है एडी करंट लॉस और एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस। जो हिस्टैरिसीस लॉस उत्पन्न होती है दोस्तों, वह कोर का बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उससे यह हानि जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस का जो फार्मूला है WH समानुपाती क्या होता है, B max 1.6 FV होता है। ठीक है, जहाँ B मैक्स होता है अधिकतम फ्लक्स घनत्व, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और F हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और V होता है पदार्थ का आयतन। V बराबर मटेरियल वॉल्यूम होता है, पदार्थ का आयतन होता है। तो जब समानुपाती प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक हिस्टैरिसीस कांस्टेंट आता है WH बराबर नीटा, B मैक्स 1.6 FV आ जाता है। ठीक है, जहाँ नीटा दर्शाता है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें पूछा है हिस्टैरिसीस लॉस इसमें से किस पर निर्भर नहीं होती है। तो देखिए, परिवेश के तापमान पर। ठीक है, दूसरा है पदार्थ के आयतन पे। तो अभी हम देखे हैं WH बराबर नीटा, B मैक्स FV, तो V पे तो डिपेंड कर रहा है, दूसरा सही होगा। तीसरा आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर कर रहा है। और चौथा है अधिकतम फ्लक्स घनत्व, जी हाँ, अधिकतम फ्लक्स घनत्व पे भी निर्भर कर रहा है। तो निर्भर किस पे नहीं कर रहा है, ऑप्शन A सही हो जाएगा, परिवेश के तापमान पे, टेम्परेचर पे। जो परिवेश का टेम्परेचर होता है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुम्बन के प्रेरण के सिद्धांत पे कौन कार्य करता है, आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑप्शन B बिल्कुल सही हो जाएगा। और LED लाइट होती है, सेफल, इंजन दहन, ये सब लाइट होती है। क्वेश्चन तीसरा हमारा है ... अस्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल स्टैटिकली इंड्यूस EMF का एक उदाहरण है। क्या है, पैरामीटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, मोटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। जो स्टैटिकली इंड्यूस EMF होता है वह ट्रांसफार्मर में होता है। बाकी जनरेटर में, मोटर में, अल्टरनेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टैटिक इंड्यूस EMF होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है, यानी विच वन ऑफ द
वाइंडिंग डज नॉट बिलोंग टू कंसेंट्रिक वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर में देखिए बेसिकली जो होती है एक क्रॉस ओवर जो वाइंडिंग होती है यह होती है हेलिकल वाइंडिंग होती है, डिस्क वाइंडिंग होती है। लेकिन ए सैंडविच वाइंडिंग यह जो होती है सैंडविच वाइंडिंग यह कंसेंट्रिक वाइंडिंग के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है तो ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार क्रॉस ओवर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार क्रॉस ओवर और हेलिकल तथा डिस्क वाइंडिंग तथा जो दिया है डिस्क वाइंडिंग, ये जो दिया है ना डिस्क वाइंडिंग की जाती है किसके ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा था कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग का इसमें से नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैंडविच वाइंडिंग इसमें से नहीं होता है। क्वेश्चन अगला है, रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, वो खोज रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। तो पहला दिया है दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर गैस के बुलबुले बनते हैं। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट को कोई संचालन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा दे रखा है ट्रांसफार्मर का तेल संरक्षण टैंक से मुख्य टैंक तक तेजी से बहता है। ठीक है दोस्तों, चौथा दिया है हमारा ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफर प्लेट का संचालन होता है। तो यहाँ पे दिया है काम नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होता है, ठीक, तो क्या होता है जब ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है, ठीक है, जब गिरता है तो बुखोज रिले है वह कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो बुखोज रिले उस समय जब तेल गिरता है तो वर्क नहीं करता है, तो उपयुक्त ऑप्शन डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें बुखोज रिले जो होता है यह केवल आंतरिक प्रदेश से सुरक्षा करता है, जो इंटरनल फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में इससे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और जो बुखोज रिले होता है यह गैस दाब से प्रचालित होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो होता है गैस दाब से प्रचालित होता है। इसे कहाँ सेट किया जाता है, इसे कंजर्वेटर, ठीक है, कंजर्वेटर तथा ऑयल टैंक, जो ऑयल टैंक होता है उसके मध्य में लगाया जाता है। कंजर्वेटर और ऑयल टैंक जो होता है ना उसके मध्य लगाया जाता है किसको, बुखोज रिले को। तो ये सब जानकारी बुखोज रिले से आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 kVA है चुना जाता है, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो ऑप्शन दिया है पहला स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा है तेल में डुबाए गए ट्रांसफार्मर, ठीक है, तीसरा है स्पाइरल सेल कूल ट्रांसफार्मर, चौथा है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। दोस्तों राइट आंसर जो होता है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो 25 kVA का चुना जाता है यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन अगला हमारा, एक ट्रांसफार्मर में, तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है तो इससे रिलेटेड जो होता है, देखिए ड्राई प्रकार का ट्रांसफार्मर या प्राकृतिक शीतलन विधियों के द्वारा 25 kVA, ठीक है, प्राकृतिक शीतलन के द्वारा 25 kVA तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है और 500 kVA जो 500 किलो वोल्ट एम्पियर के ऊपर क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह जल शीतलित होते हैं। ठीक है, किससे शीतलित होते हैं, जल शीतलित होते हैं, और 2 मेगा वोल्ट एम्पियर तक जो होते हैं तेल शीतलीकरण होते हैं,
ऑयल शीतलीकरण होते हैं कितना 2 MVA तक 2 मेगावोल्ट एम्पियर तक। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, पहला दिया है डीसी वितरण आधारित ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तीसरा आइडियल ट्रांसफार्मर, चौथा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है ना प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, तो इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज से अधिक है यानी इधर अधिक हो जाएगा तो इधर कम होगा। ठीक है, जब सेकेंडरी में जो कम होता है वोल्टेज का मान तो उसे स्टेप डाउन कहते हैं, है ना। तो स्टेप डाउन जब इधर रहता है सेकेंडरी में तो प्राइमरी में क्या होता है, स्टेप अप होता है। तो जब दोस्तों स्टेप अप होता है तो उस साइड वोल्टेज का मान तो ज़्यादा होता है लेकिन करंट का मान क्या होता है, करंट का मान कम होता है। ठीक है, वही बात करें सेकेंडरी वाइंडिंग में जब स्टेप डाउन रहता है तो स्टेप डाउन में जब करंट का मान वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर में कभी नहीं पावर चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है वह कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ अगर V1 है V2 है तो अगर यहाँ पे 250 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पावर हमारा कितना है 1000 है प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड भी कितना होगा P बराबर 1000 होगा। ठीक है, कैसे 1000 होगा, तो देखिए 250 वोल्टेज का मान है तो 250 वोल्टेज है, कहीं ना कहीं आई का मान कितना होगा 4 एम्पियर होगा, तभी तो 2.5 गुणे 4 हो जाएगा कितना, P बराबर VI होता है ना, P बराबर VI, तो इससे 1000 वाट हो जाएगा। तो प्राइमरी साइड में तो 1000 वाट हो गया। अब देखिए अगर सेकेंडरी साइड में स्टेप डाउन हमें करना है तो क्या करना होगा, वोल्टेज का मान जो 250 था उससे कम करना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज का मान लीजिए V2 कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो V जब 100 हो जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पे 4 एम्पियर था लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज का मान 100 वोल्ट हो गया है तो यहाँ पे करंट 10 एम्पियर हो जाएगा। तब अपना कितना मेंटेन करेगा, तो P बराबर सेकेंडरी में भी 1000 होगा। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है तो सिर्फ वोल्टेज और करंट को बढ़ाता है घटाता है, यह कभी भी पावर को और न ही फ्रीक्वेंसी को और न ही अपरेंट पावर को, ये सब को कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो दिया है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन अगला हमारा, दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो कौन अलार्म देता है, हाइब्रिड रिले, बुखोज रिले, लैचिंग रिले, नॉन लैचिंग रिले। तो देखिए दोस्तों बट्टार्मर का जब ही बात आ गया, ठीक है, तो उसमें फॉल्ट होता है, दोष देता है, अलार्म करता है, तो बुखोज रिले हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुखोज रिले। क्वेश्चन अगला हमारा, जब ट्रांसफार्मर में इनपुट IA और आउटपुट IB, करंट और इनपुट VA और आउटपुट VB वोल्टेज के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए जो VA V1 MA N1 M2 ये सब होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है ना, V1 बराबर V2 होता है, N1 बराबर N2 होता है, उसके बाद I2 बटे I1 होता है। ठीक है, जैसे I2 बटे I1 होगा, यहाँ V1 N1 है ऊपर, लेकिन यहाँ पे उल्टा अपोजिट हो जाता है, I2 बटे I1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इनपुट तो दिया है, देखिए VA बराबर VB हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट दिया है VA दिया है और आउटपुट VB दिया है, उसी प्रकार इनपुट जो दिया है VA और आउटपुट VB, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा IB बटा IA हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो VA इंटू
आई ए हो जाएगा बराबर वी बी इंटू आई बी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला दिया है वी ए आई ए और वी बी आई बी, दूसरा दिया है वी ए आई बी वी बी आई ए, तीसरा है वी ए वी बी आई ए आई बी, चौथा है वी बटे ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाले हैं वी ए इंटू आई ए हो जाएगा बराबर वी बी इंटू आई बी। ठीक है दोस्तों, इजी से आप कर सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है हमारा वी ए बराबर वी टू, एन वन बराबर एन टू बराबर आई टू बटे आई वन। तो इससे निकाल लेंगे, इजी से क्वेश्चन आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज का मान हमारा बढ़ जाता है और करंट का मान घट जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, गलत बात है, बढ़ना चाहिए। दूसरा दिया है इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज आधा हो जाता है, ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा है आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के समान बनाए रखता है, गलत है। चौथा है इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो राइट आंसर क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, जब स्टेप अप होगा, स्टेप अप होता है तो क्या होता है, जो N2 होता है ग्रेटर देन N1 हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है। तो डायरेक्ट मांगेंगे ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से अच्छी दक्षता किसी में भी नहीं होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का दक्षता 95 से 99% तक होता है। वही बात करें इंडक्शन मोटर का 70 से 80% होता है, डीसी मोटर का 60 से 80% होता है, सिंक्रोनस मोटर का भी आपका 75 से 85% होता है। ठीक है, तो ये सब दक्षता होता है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे अच्छा दक्षता जो होता है ट्रांसफार्मर का होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। करंट होती है बिल्कुल, वोल्टेज भी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, आलमदेय भी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और कौन नहीं चेंज होता है, पावर। और कौन नहीं, अपरेंट पावर। ठीक है, तो ये सब चेंज नहीं होते हैं, बाकी करंट और वोल्टेज चेंज होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए में आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तो देख लेते हैं, केवीए अगर नहीं दिया है तो एमवीए हो जाएगा, है ना। केवीए वोल्ट एम्पियर, जैसे अपरेंट पावर में इसको दर्शाते हैं तो अपरेंट पावर वीए होता है। तो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है तो केवीए लग जाता है, उससे भी बड़ा होता है मेगा में तो एमवीए लग जाता है, एमवीए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक परामित्र के अर्धभार पर ताम्र हानियां उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखेंगे, एक ट्रांसफार्मर में जो है अर्धभार पर ताम्र हानियां उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में होगी। तो देखिए पूर्ण भार पर ताम्र हानियां जो होती है वह WC होती है, पूर्ण भार पर ताम्र हानियां। और अर्ध भाग पर ताम्र हानि जो अर्ध भार पर ताम्र हानि होती है 1/2 का स्क्वायर इंटू WC फुल लोड पर ताम्र हानि। ठीक है, तो इसे खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध भार पर ताम्र हानि बराबर 1/2 का होल स्क्वायर है, खोलेंगे 4 हो जाएगा WC, यानी WC/4 हो जाएगा। तो पूर्ण भार का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भार का 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन से परिणामित का आकार अधिकतम होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस भी ट्रांसफार्मर का
फ्रीक्वेंसी कम से कम जिसका कम होगा वह सबसे बड़ा आकार का, अधिकतम आकार का जो है ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से पहला दिया 25 हर्ट्ज, दूसरा 50, तीसरा 60 हर्ट्ज और चौथा 100 हर्ट्ज। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है 25 हर्ट्ज, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक kVA 25 हर्ट्ज, तो यह जो है आकार में सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है वह सबसे बड़ा आकार का ट्रांसफार्मर होता है। इतना आप याद रखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं, ठीक है, तो यह ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों यह ट्रांसफार्मर हो गया। अगर प्राइमरी में अगर 4 टर्न है, सेकेंडरी में आपका मान के चलिए 6 से 8 टर्न है, यानी सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न है तो यह क्या हो जाएगा, तो यह स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाएगा, करंट का मान इसमें कम हो जाएगा। और प्राइमरी जो है स्टेप डाउन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे होते हैं तो यह स्टेप अप हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर कम फेरे होते हैं तो स्टेप डाउन हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अधिक फेरे दिया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेप अप होगा तो करंट का, वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, करंट का मान कम हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। क्वेश्चन अगला है, प्रणामित्र में कंजर्वेटर का कार्य। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, टैंक में आर्द्रता प्रवाह को रोकना। ठीक है, दूसरा दिया है टैंक में वायु प्रवाह को रोकना। तीसरा है हमारा टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना। चौथा है शक्ति गुणांक को सुधारना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टू टैंक केयर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल टैंक, यानी टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंजर्वेटर का जो काम होता है टैंक में तेल को फैलाव करना और संकुचन करना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सी शर्त दो परिणामित के समांतर कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए अगर ट्रांसफार्मर अगर पैरेलल में ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए जैसे पोलैरिटी मस्ट बी सेम, यानी ध्रुवता समान होनी चाहिए, समान इम्पीडेंस होना चाहिए। तो ये सब बातें का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और दोनों का आवृत्ति समान होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, प्रतिशत प्रतिबाधा समतुल्य होने चाहिए। तो ये तो सही बोल रहा है। दूसरा, दोनों द्वितीयक की ध्रुवता समतुल्य होना चाहिए, ये भी बोल रहा है सही। तीसरा, विभव की रेटिंग समतुल्य होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही बोल रहा है। चौथा है केवीए रेटिंग समतुल्य होनी चाहिए। तो यही ऑप्शन गलत बोल रहा है, क्योंकि केवीए रेटिंग समान रहे या ना रहे इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर को जो पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए जो होता है ये सब बातें होना चाहिए, लेकिन केवीए समान होना ना होना इस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों जो पैरेलल में ऑपरेशन करते हैं दो ट्रांसफार्मर को, तो पहला है पोलैरिटी मस्ट बी सेम, पोलैरिटी सेम समान अवश्य होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरी बात करें तो आवृत्ति समान होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए। अब तीसरा बात करें तो वोल्टेज रेशियो, जो वोल्टेज रेशियो है वह समान होना चाहिए। ठीक है, चौथा बात कर लेंगे तो दोनों ट्रांसफार्मर का जो प्रतिशत इम्पीडेंस होता है वह समान होना चाहिए। प्रतिशत इम्पीडेंस जो होता है समान होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ट्रांसफार्मर समान ग्रुप के होने चाहिए। ठीक है, जो दोनों ट्रांसफार्मर है समान ग्रुप के, ग्रुप का मतलब स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा, एक ग्रुप के समान होने चाहिए। तो इतना बात आप याद रखेंगे समांतर प्रचालन के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक स्टार स्टार संयोजित, एक स्टार स्टार संयोजित 3 फेज पैरामीटर में फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, स्टार स्टार संयोजित 3 फेज शिफ्ट में शिफ्ट होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 4 ग्रुप में होता है। पहला स्टार स्टार 0, डेल्टा डेल्टा 0, तो प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। देखिए स्टार स्टार तो ये 0 शिफ्ट होगा,
ठीक है। डेल्टा डेल्टा यह भी 0 शिफ्ट होगा ग्रुप 1 में, ठीक है। ग्रुप 2 में देख लेते हैं स्टार डेल्टा 1 और डेल्टा स्टार 1, यानी स्टार डेल्टा तो -30 डिग्री होगा और डेल्टा स्टार -30 डिग्री होगा ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में स्टार स्टार 11 और डेल्टा डेल्टा 11, तो स्टार डेल्टा +30 हो जाएगा 11 में और डेल्टा स्टार +30 हो जाएगा किसमें 11 में हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 4 में स्टार स्टार 6 और डेल्टा डेल्टा 6, तो स्टार स्टार में 180 हो जाएगा और डेल्टा डेल्टा में क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो 4 ग्रुप होता है दोस्तों। ये बहुत ही इस समय लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एक एग्जाम में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है टेक्निकल के, तो सब में ये देखने को मिल रहा है। तो आप ग्रुप वाइज इसे याद कर लेंगे। पहला में 0 ग्रुप में 0 होगा और ग्रुप 2 में -30 होगा और ग्रुप जो है 1 में +30 होगा, जो ग्रुप है 6 में 180 होगा। तो इस प्रकार करके हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है एक स्टार 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 संयोजित 3 फेज परिणामित्र में फेज शिफ्ट होगा, तो 3 फेज परिणामित्र में कितना फेज शिफ्ट होगा 0 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन अगला हमारा, ट्रांसफार्मर में कौन सा रसायन ब्रीदर के रूप में उपयोग होता है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन हर एक एग्जाम में यह पूछता है। तो सिलिका सैंड का, सिलिका जेल का, एब्सोर्ब फाइबर का, सोडियम क्लोराइड का, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिका जेल का प्रयोग ट्रांसफार्मर में रसायन ब्रीदर के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, एक परिणामित का द्वितीयक कुंडलन का प्रतिरोध RS तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है। द्वितीयक कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकारी प्रतिरोध होगा, ठीक है। देखिए द्वितीयक कुंडलन का प्राथमिक कुंडलन की ओर दे रहा है तो तुल्यकारी प्रतिरोध कितना होगा। जब सेकेंडरी से प्राइमरी कुंडली की ओर जब संदर्भित होता है दोस्तों, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है RS बराबर RS K स्क्वायर है ना। तो राइट आंसर जो है देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें ए नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय कुंडली से प्राथमिक कुंडली की ओर तुल्यकारी प्रतिरोध जो हो जाएगा RS बराबर K स्क्वायर हो जाएगा। वहीं अगर इसका उल्टा पूछ देता कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध को द्वितीय कुंडली को संदर्भित करना है, तो इसको जब करते हैं तो RP बराबर RP इंटू K स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी से जब सेकेंडरी में हम रिफर होते तो RP बराबर प्राइमरी बराबर RP इंटू K स्क्वायर हो जाता है, लेकिन जब इसमें क्वेश्चन में सेकेंडरी से प्राइमरी को रिफर कर रहा है तो RS बराबर RS बटा K स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देता है, ठीक है। कोई ट्रांसफार्मर है तो कौन सी जांच उसकी नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देता है। कौन, ओपन सर्किट टेस्ट, बिल्कुल नहीं। बैक टू बैक टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो बैक टू बैक टेस्ट होता है वह ट्रांसफार्मर की दक्षता, नियमन तथा तापन की जानकारी देता है ना। बैक टू बैक टेस्ट दोस्तों, ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस की जांच करने के लिए यानी टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही बात करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा हम उसकी ट्रांसफार्मर की नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ उपयोग में आता है
तो पदार्थ जो ट्रांसफार्मर की कोर होता है, वैसे तो ट्रांसफार्मर की कोर CRGO से प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, हाई सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हाई सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस जो लॉस होता है उसे सिलिकॉन प्रयोग करने से कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का जो स्थिरांक होता है बहुत कम होता है, इसलिए सिलिकॉन का अगर प्रयोग करेंगे तो नैरो जाएगा, उसका जब नैरो होगा तो इसमें लॉसेस कम से कम होगा, है ना। तो इसलिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे इसमें अगर CRGO देता, कोल्ड रेल ग्रोन ओरिएंटेड स्टील, तो ए ऑप्शन हो जाता। ठीक है, लेटेस्ट में चल रहा है तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई सिलिकॉन स्टील हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल क्या होता है? तो केवल एक वाइंडिंग होती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनता है ना इस तरह, तो केवल इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें केवल एक वाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। बात करें जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसकी अपेक्षा ताम्र कम लगता है, यानी कॉपर जो होता है का कम प्रयोग किया जाता है, कम होता है। तो और भी जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग या यूज की बात करें तो बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है जो इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्टार्टर होता है, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। जो 20 kV से ऊपर की, मतलब कि हम जो किलोवाट के ऊपर की रेंज की जो भी मोटर है उसको हम कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में 3 प्रकार का स्टार्टर प्रयोग करते हैं। इंडक्शन स्क्वायरल केज मोटर में कौन कौन है? तो ड्यूल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, और तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। डुअल 5 HP तक प्रयोग होता है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है 5 से 20 HP तक प्रयोग होता है। और यही बात करें इसका ऑटो ट्रांसफार्मर, तो 20 HP से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, कम करता है, और उसके बाद मोटर जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर नॉर्मल स्थिति में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन सा परामित के तेल का कार्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के तेल का कार्य नहीं है? पहला, कूलिंग द प्राइमरी कॉइल, बिल्कुल सही है। दूसरा है कूलिंग द सेकेंडरी कॉइल, ये भी सही है, सेकेंडरी कॉइल को भी कूल करता है। तीसरा है प्रोवाइडिंग एडिशन इंसुलेशन, तो बिल्कुल ये सही कर रहा है, क्योंकि इंसुलेशन भी कुचालक भी प्रदान करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच। चौथा है प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं करता है, एक मतलब ये ट्रांसफार्मर आयल, ठीक है, प्रेरण युग्मन प्रदान नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बल्कि प्रेरण युग्मन जो करता है वो कोर करता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, बुकोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो बुकोज रिले कहाँ प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का प्रयोग जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो दोस्तों मेनली जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उनमें कितने तरह के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 टाइप के चुंबकीय पथ होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय पथ जो होते हैं 2 होते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में EILTU आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग करके दोहरी आयताकार कोर तैयार की जाती है। ठीक है, इस कोर की मध्य भुजा पर प्राथमिक वाइंडिंग तथा उसके ऊपरी द्वितीयक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर
सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज का उच्चायन मतलब स्टेप अप तथा अपचायन यानी स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं आप। इस प्रकार इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी, इसी पे प्राइमरी है सेकेंडरी है। ठीक है, इसमें पूछता है जो इसका जो बाहरी होता है आधा होता है और बीच में 2 गुना होता है। ठीक है, 2/5 बाहरी आधा होता है, तो ये भी पूछता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेल टाइप का। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग ... के लिए होता है। तो ब्रीदर का काहे के लिए उपयोग होता है, पहला वाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोधन के लिए, दूसरा वाइंडिंग में आपूर्ति देने के लिए, तीसरा हवा से नमी खींचने के लिए, चौथा वाइंडिंग में करंट देने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेनली जो ब्रीदर होता है उसका कार्य हवा से नमी को खींचने के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर का आयल ठंडा होकर सिकुड़ता है, ठीक है, तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान को, जो कंजर्वेटर का जो रिक्त हुआ स्थान होता है, ऊपर जो कंजर्वेटर लगता है उसका रिक्त हुआ जो स्थान होता है उसकी पूर्ति के लिए वायुमंडल से वायु आती है। ठीक है, तो यही जो क्रिया होती है वह ब्रीदर कहते हैं। ठीक है, तो फिर वायुमंडल से जो नमी आती है तो उसमें क्या नमी प्रवेश कर सकती है, तो उसी को रोकने के लिए हम सिलिका जेल का भी प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भंवर धारा एडी करंट की एक कमी है, क्या है, वाइंडिंग में अधिक भरण होता है, वाइंडिंग में शीतलन, वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है, वाइंडिंग में वोल्टेज का बढ़ना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा कोर मैग्नेट होता है तो उसमें लॉस होता है, तो वह लॉस जो है ईडी करंट के रूप में होता है। ईडी करंट जो होता है इसका फार्मूला जो होता है बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी होता है ईडी करंट का फार्मूला। ठीक है, जहाँ एफ जो है फ्रीक्वेंसी है और टी जो है कोर की मोटाई होती है और वॉल्यूम ऑफ कोर भी होता है। ठीक है, बी अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच ... से जुड़ी होती है। तो दोस्तों अगर पावर ट्रांसफार्मर है तो टैपिंग, वैसे टैपिंग हमेशा हम सेकेंडरी वाइंडिंग में करते हैं, है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या, हाई वोल्टेज साइड करते हैं। ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड पावर ट्रांसफार्मर है तो यह हाई वोल्टेज साइड क्या होता है, सेकेंडरी साइड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो टैपिंग होता है वह हाई वोल्टेज साइड में करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर है इसलिए आपका सेकेंडरी साइड में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई के जोड़ देने पर क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं ट्रांसफार्मर केवल एसी पे वर्क करता है, डीसी पे अगर इसको हम चलाते हैं तो इसकी वाइंडिंग जल जाती है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, तो बिल्कुल यही सही है। जैसे ही ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो पहले प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वह फैराडे का नियम पालन नहीं करेगा तो वाइंडिंग हीट होकर जल जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अतिरिक्त होती है, लीकेज करंट से, मैग्नेटिक फ्लक्स से, एयर से, लीकेज से। तो दोस्तों ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स स्थानांतरित होती है, यह जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होता है ना। फाई जो होता है ना कोर के सेकेंडरी में तक जाता रहता है, तो किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राइमरी में जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो इस फ्लक्स के माध्यम से जब यह सेकेंडरी में जाता है तो सेकेंडरी में वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण पे वर्क करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वह सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थानांतरित होती रहती है।
क्वेश्चन अगला है, जब ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिससे आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है? तो क्या स्टेप अप बोलेंगे? देख लेते हैं ऑप्शन। पहला शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जो आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से जब ज़्यादा होगा तो स्टेप अप हो जाएगा, और द्वितीयक वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, शब्द का फेर है, शब्द अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ईजिली से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उस ट्रांसफार्मर को हम आदर्श ट्रांसफार्मर करते हैं जिस ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है ना। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच लॉसेस इन्फिनाइट होते हैं, सॉरी, जो रेजिस्टेंस होता है वह इन्फिनाइट होता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो रेजिस्टेंस का मान होता है इन्फिनाइट होता है। उसके बाद जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस समय जो ट्रांसफार्मर होता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान डाट 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 होता है। दोस्तों मेनली जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में, तो नो लोड करंट का मान 2 to 5% होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 to 5% होता है हमारा नो लोड करंट का मान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछ लेता है। देख सकते हैं यूपी पीसीएल में आया है, आरआरबी अहमदाबाद लोको पायलट में पूछा है, आईओएफ पेपर में पूछा है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर हो जाता है, यानी पी कॉपर बराबर पी आयरन, जब लोहे का क्षय और जो है तांबे का क्षय बराबर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस जब बराबर हो जाता है तो दक्षता हमारी अधिकतम हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में, एक पूर्ण लोड वाले जो है ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है, आधे लोड पर क्षय की गणना करिए। तो देखिए, इससे पहले हम क्वेश्चन में फार्मूला देख लिए हैं। आधे लोड पे पूछा है तो आधा लोड पे क्या होता था? पी हाफ लोड बराबर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू WC यानी फुल लोड कॉपर लॉस। तो बस फार्मूला रख देंगे। तो एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय दिया है 1000, तो हाफ लोड पे ज्ञात करना है। तो भी हाफ लोड बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 250, है ना। 250 क्या? वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 250 वाट। ठीक है, इससे पहले हम अर्ध कॉपर लॉस बराबर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू पूर्ण कॉपर लॉस पढ़े हैं। तो फुल लोड दे दिया है 1000, तो इसको जब खोलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर है 1/4 हो जाएगा। तो अर्ध भार में आ जाएगा हमें 250 वाट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। परिणामी ट्रांसफार्मर को पटलन डाट 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 द्वारा रोधित किए जाते हैं। किसके द्वारा? वार्निश के द्वारा, संचेतित कागज के द्वारा, सूती टेप के द्वारा, कागज के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो परामित्र का होता है, कोर को लेमिनेट करते हैं हम किसके माध्यम से? वार्निश के माध्यम से हम पटलन करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में होता है। तो एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दोस्तों क्या होता है? 2 मैग्नेटिक पाथ, नो मैग्नेटिक पार्ट, 1 मैग्नेटिक पाथ और 3 मैग्नेटिक पार्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 मैग्नेटिक पाथ होता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है ऐसे बनता है ना, तो उसमें क्या होता है? एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। तो कोर को क्या समांतर CRGO से बनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है।
ठीक है, जिसकी परमिलिटी ज़्यादा अधिक होती है तथा रिलक्टेंस का मान लो होता है इसका। ठीक है, ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बात याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस एट फुल लोड किस परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सर्व दिवस स्वच्छता यानी ऑल डे एफिशिएंसी होती है जो 24 आवर हमारी लगातार चलती रहती है। दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीसरा फुल लोड टेस्ट, चौथा है ओपन सर्किट टेस्ट। तो दोस्तों जो कॉपर लॉस होता है एट फुल लोड पे हम शॉर्ट परीक्षण से करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम इसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो जो दो प्रकार का हमें जो ट्रांसफार्मर होता है, दो प्रकार के उसमें लॉसेस को फाइंड करते हैं। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कॉपर लॉस को हम ज्ञात करते हैं एट फुल लोड पे, और ओपन सर्किट टेस्ट में हम कोर लॉस को ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, इसमें जो प्राइमरी साइड होता है, प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी साइड जो शॉर्ट होता है उसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। तो ये भी पूछ लेता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सी वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज कि हाई वोल्टेज। तो आप बताएंगे शॉर्ट सर्किट में लो वोल्टेज होता है और जिधर हम मेजर करते हैं उधर हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, वही होता है ओपन में। तो ओपन में हम कोर लॉस को ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी ओपन रहती है, तो इस साइड क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, और वहीं जिधर परीक्षण करते हैं उधर लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। यानी प्राइमरी साइड में आयरन लॉस में लो वोल्टेज वाइंड होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इन दोनों से अपने में विपरीत होते हैं। तो एक पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है और ओपन लॉस यानी खुला परीक्षण जो होता है ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर आप बताएंगे। हम ऐसे ही सेपरेट चैप्टर का इस समय वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। दोस्तों लाइक अगर करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और अच्छा कंटेंट वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी जम के करिए। यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। तब तक के लिए तैयारी मन से करिए, रिवीजन करते रहिए, थ्योरी का रिवीजन करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।